हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम L6 देखने वाले हैं और आज हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के बहुत शानदार प्रश्न पढ़ेंगे। मेंस जो आपका है अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है और उसी के लिए ये हमारा कोर्स चल रहा है। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी वीडियोस मेंस के डले हुए हैं। पिछले 2 से 3 साल से लगातार मेंस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मेंस जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस तो वहाँ भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मेन जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं, मेन जो 2 प्रश्न हैं हमारे, एक है मानव जीनोम परियोजना और है भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम और उसके लक्ष्य। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हो। अगर आपने मेरा मेंस का पैकेज लिया होगा तो आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी की बुकलेट मिली होगी, उसमें ये क्वेश्चन कवर किए हैं। उन्हीं मेरे वीडियोस रहते हैं, मैं मेरे नोट्स में से ही पढ़ाती हूँ और ये भी मैंने अपने नोट्स से ही लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन अभियांत्रिकी क्या होती है? तो जीन के स्तर पर तकनीक का इस तरह से प्रयोग करना कि मनोवांछित संरचना वाले जीन प्राप्त किए जाएं। मतलब जैसी हमें संरचना प्राप्त करना हो उस संरचना वाला जीन हमको मिल सके, वो तकनीक जो है वो जीन अभियांत्रिकी कहलाती है। तो क्या होता है जीन अभियांत्रिकी? जीन के स्तर पर तकनीक का इस तरह से प्रयोग करना जिससे मनोवांछित संरचना वाले जीव प्राप्त हो सके, क्या कहलाता है? उसको जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है? ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें दूसरे का जीन उपयोग में लाया जाता है। एक जीन का उपयोग दूसरे के जीन में किया जाता है, उसको ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। अब इनका आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या महत्व है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला महत्व है इसका, किसी जीव के आनुवांशिक लक्षणों में सफलतापूर्वक परिवर्तन। इसके द्वारा जो जीव होता है उसके लक्षणों में सफलतापूर्वक परिवर्तन कराया जा सकता है। दूसरा है रोग का निदान तथा स्वास्थ्य उपचार उपायों में सुधार। इसके द्वारा रोग का निदान कर सकते हैं, कोई भी स्वास्थ्य उपचार चल रहा हो तो उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसा कि गुण वाले जीन आपको प्राप्त करना है तो ट्रांसजेनिक एक जीन को दूसरे जीन में मिक्स करके उन जीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इंसुलिन, एंटीबॉडी तथा कई दवाओं के उत्पादन में भी उसका उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये जो जीन अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व है, क्या है? आनुवांशिक लक्षणों में अगर परिवर्तन करना हो तो इसलिए उपयोग करते हैं। रोग के निदान में, स्वास्थ्य उपचार में इसका उपयोग करते हैं। वांछित गुणों वाले जीन को प्राप्त करने में इसका उपयोग करते हैं। इंसुलिन, एंटीबॉडी तथा कई दवाओं के उत्पादन में इसका उपयोग होता है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। अब है कि इसके खतरे क्या क्या हैं। तो इसके खतरे क्या हैं? जीनों की विभिन्न किस्मों को, अब एक जीन को दूसरे जीन में मिलाकर इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि ये जीन की जो अलग अलग प्रकार की किस्में हैं उनको समाप्त कर देती है। तो क्या हो जाएगा? ये जीनों की विभिन्न किस्मों को समाप्त कर देती है। इसका उपयोग कहाँ में होता है? इसका उपयोग जैविक युद्ध में होता है। किस चीज़ में इसका उपयोग करते हैं? जैविक युद्ध में इसका उपयोग करते हैं। विलुप्त प्रजाति के विनिर्माण में इसका उपयोग होता है, जिससे आपदाएं पैदा होती हैं। नई बीमारी पैदा होती है, इसके कारण जीनों में परिवर्तन होता है जिसके कारण नई बीमारियां पैदा होती हैं। मौजूदा प्रजातियों का आनुवांशिक संशोधन इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है उससे होने वाले खतरे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जीन अभियांत्रिकी तकनीकी, देख सकते हैं आप कि हम एक टॉपिक के बारे में जिस तरह से एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, उसकी परिभाषा, उसके लाभ, उसकी हानि, हर कुछ आपको एक प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी अब तकनीकी क्या है, कौन कौन सी तकनीकों का हम यूज करते हैं। पहला है जीनों का विलगन, विभिन्न स्रोतों से डीएनए प्राप्त करना और उसका शुद्धिकरण करना। दूसरा है जीन संश्लेषण, तो डीएनए पर उपलब्ध जीनों की संरचना में परिवर्तन करना। तीसरा है पुनर्संयुक्त डीएनए, किसी बाहरी डीएनए को जीव में प्रविष्ट कराया जाता है तथा इससे बनने वाला जीव जो है वो ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है।
अगला है पीसीआर तकनीक। इसे जीन प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाया जाता है और इस तकनीक से कुछ ही समय में डीएनए अनुक्रम की लाखों अनुकृतियां बनाई जा सकती हैं। अगला है जीन मानचित्रीकरण। शरीर में विद्यमान जीनों का पूरा नक्शा, शरीर में जितने भी जीव विद्यमान होते हैं उसका पूरा नक्शा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ा। उस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके महत्व या लाभ क्या है, उससे खतरे कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं और उसकी तकनीकें कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना पर प्रकाश डालो। फ्रेंड, जो मेरे नोट्स हैं स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं जो कि महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं या जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करते करते मेंस देना चाहते थे, जिनके पास अपना खुद का नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो उनके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जहाँ पर फ्लो चार्ट का उपयोग किया है, जहाँ पर डायग्राम का उपयोग करना है वहाँ पे डायग्राम का उपयोग किया गया है। करंट डाटा जो है अपडेटेड है। इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। साथ में महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी या महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी आने वाली है। इसकी बुकलेट भी तैयार हो गई है। टोटल 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसके साथ आपको एक 3000 प्लस प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं इसके द्वारा। तो अगर कोई भी महिलाएं हैं जो ये फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो हमारे नोट्स परचेज़ कर सकती हैं। जो मेंस का पैकेज है उसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट रहती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट रहती हैं। इस प्रकार से ये टोटल 44 बुकलेट रहती हैं। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक की इसमें सभी यूनिट कवर है, सभी टॉपिक कवर हैं। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित नोट्स हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं। इनके साथ हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। इस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। इन ग्रुपों में करंट से अपडेटेड कोई मेंस का प्रश्न बनता है या कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नोट्स के अलावा बन सकता है तो हम इन ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। ये जो ग्रुप है पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का अलग है, मध्य प्रदेश स्पेशल अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, पॉलिटी का अलग है, सोशोलॉजी का अलग है। तो इस प्रकार से हेल्थ और जो एजुकेशन है उसका अलग है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। तो अगर ये उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह का जो वो पैकेज आपके घर में जाता है, 11 से 12 किलो का बॉक्स होता है और उसमें 44 बुकलेट रखी हुई होती हैं। 5 से 6 वर्किंग डेज़ में आपके घर ये पहुंच जाते हैं। जिस दिन पेमेंट करते हैं, आप एड्रेस भेजते हैं, उसके नेक्स्ट डे निकल जाता है। इसके साथ अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव जीनोम परियोजना का पर प्रकाश डालिए। तो मानव जीनोम परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 1990 में हुआ था। कब आरंभ हुई थी मानव जीनोम परियोजना? 1990 में आरंभ हुई थी। अमेरिका के एनर्जी विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा इसको आरंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना है और इसको HGP रीड भी कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या था? मानव डीएनए द्वारा बने हुए जीनों के अनुक्रम का निर्धारण करना, जिससे भौतिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण दोनों से मानव जीनोम के लगभग 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान व प्रतिचित्रण किया जा सके। इसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य के डीएनए बनाने वाले 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों का निर्धारण करना, सूचनाओं को डाटाबेस में संचित करना, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टूल्स विकसित करना, अधिक तेज और कार्यक्षम अनुक्रमिक प्रौद्योगिकी का विकास करना। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो लाभ है 6000 प्रकार के आनुवांशिक रोगों की पहचान, मानव की विभिन्न प्रजातियों में आनुवांशिक अंतर की पहचान, कृषि क्षेत्र में उन्नत फसलें, बच्चों के वास्तविक माता पिता निर्धारण में, निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त कराने में। इसकी हानि क्या है? ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। जैव हथियारों का भी इससे खतरा बना हुआ होता है। मृत्यु पर रोकथाम के कारण जनसंख्या वृद्धि की संभावना बनी रहती है। पीढ़ी अंतराल जैसी समस्या आती है और भ्रूण हत्या और गर्भपात की जो दिशा है उसमें बढ़ोतरी होती है या इजाफा होता है। निष्कर्षतः मानव जीनोम परियोजना का सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह जो अपराध अन्वेषण, पितृत्व जांच, अंग प्रत्यारोपण पहचान में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपराध अन्वेषण का मतलब है किसी अपराध के जो अपराधी है उसकी खोज करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। तो इस प्रकार हमने अपने इस आंसर में
मानव जीनोम परियोजना क्या है, कब आरंभ हुई, उद्देश्य क्या थे, हमने उद्देश्य लिखे, इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य लिखा, लाभ क्या है, लाभ लिखे, और हानि क्या है, हानि लिखी। इसकी आप सॉफ्ट कॉपी अगर परचेज़ करना चाहते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी की तो 350 रुपये में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इस पर फॉलो कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम को समझाकर उसके लक्ष्य बताइए। क्लोनिंग कार्यक्रम की शुरुआत 2007 में हुई थी, NDRI करनाल में हुई थी, विकास हुआ था इसका 2009 में। NDRI के द्वारा विश्व का प्रथम भैंस क्लोन समरूपा का विकास हुआ। इसके बाद दूसरे क्लोन बनाए गए, गरिमा 1 और गरिमा 2, इनका विकास किया गया। 2012 में पश्मीना बकरी क्लोन का विकास किया, आर्थिक महत्व के कारण इसका नाम रखा गया नूरी। 2008 में गरिमा क्लोन ने प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा महिमा नामक भैंस को जन्म दिया। 2014 में NDRI ने छत्तीसगढ़ के संकटग्रस्त जंगली भैंसों के मादा क्लोन बिपाशा का विकास किया, जिसका उद्देश्य था भैंस की इस प्रजाति को बचाना। 2015 में NDRI के द्वारा 2 नए भैंस क्लोन बनाए गए, अपूर्वा व स्वरूपा का विकास किया गया। भारत में NDRI के द्वारा नर पशुओं के क्लोन भी तैयार किए गए, जैसे कि स्वर्ण, रजत और श्रेष्ठ। इसका लक्ष्य क्या है? क्लोन जो योजना आई है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, पशुधन गुणवत्ता में सुधार करना, तात्कालिक दीर्घकालिक लाभ प्रदान करना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत में दुग्ध की मांग 30 से 35% बढ़ने की संभावना है, जिसे पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पशुपालकों को उचित प्रशिक्षण और उच्च नस्ल की जानकारी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने लिखा, भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम को समझाइए। अगला क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, बीटी कपास, बीटी बैगन, ये 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। बीटी कपास क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है और इसे बैसिलस यूरोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाला जाता है, जिसके कारण पौधा स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। इसकी 3 किस्में कौन कौन सी हैं? मैक 12, मैक 162 और मैक 184। इसकी अनुमति भारत सरकार ने 2002 में दी थी। भारत में उगाई जाने वाली 90% जो कपास होती है वो बीटी कपास ही होती है। और बीटी बैगन क्या है? ये भी एक ट्रांसजेनिक फसल होती है। बैगन के जीनोम में बैसिलस यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले क्राई1 AC नामक जीन को प्रविष्ट कराने से इसका निर्माण होता है। बैगन में कीटों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता इससे विकसित की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में आप अगर हमारा ये मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।